उन्हें दिनों सुना कि असद वापस आ गया है। वो कराची में कुछ बीमार रहने लगा था, इसलिए घर आ गया। मैं सोचती थी कि मेरी वजह से उस गरीब को न जाने क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ी। उसकी बीमारी का सुन के सोचा कि मुझे उसकी इयादत के लिए जाना चाहिए। अब तो वो बात पुरानी हो गई। बस यही मेरी गलती थी जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। सोफिया के घर मेरा जाना किया था कि भाई ने सबसे कह दिया कि मेरी बहन के असद के साथ बुरे ताल्लुकात हैं। भाभी ने भी सब में मशहूर कर दिया कि ताबिंदा इश्क में अपी से बाहर होती जा रही है। तभी वो असद के वापस आने पर अपने कदम ना रोक सकी और उससे मिलने चली गई। फराज भाई की तरफ से असद को कत्ल करने की धमकियां दी जाने लगे। बात जब बढ़ी तो असद ने बीमारी के बावजूद दोबारा घर से जाने की नियत कर ली। उधर फराज भाई ने बड़े भाइयों के कान ऐसे भरे कि उन्होंने बगैर सोचे समझे और मुझसे पूछे मेरी शादी चचाजाद से कर दी। शादी की पहली रात शौहर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि तुम असद को चाहती थी। मैंने उसके साथ तुम्हारे गलत ताल्लुकात की बातें सुन रखी हैं। अगर इसमें सदाकत हुई तो मैं उसे कत्ल करा दूंगा। अगर वो कभी गलती से भी इधर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। मैंने रू रू कर यकीन दिलाया कि ये झूठ है, मगर मेरे दुल्हा को मेरा यकीन ना आया। 7वें रोज जब मैं मैके आई तो 400 ये दास्तान गर्म थी। दूल्हा मियां ने न जाने किस किस से फरियाद की थी कि उनकी दुल्हन की शादी उनसे नहीं असद से होनी चाहिए थी। मैंने इस बात पर एहतजाज किया तो 7 रोज की दुल्हन को मियां ने इतना मारा कि बदन पर नील पड़ गए और मैं बेहोश हो गई। ये खबर जब असद की आमी को मालूम हुई तो उन्होंने असद से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ, क्योंकि कोई है जो आग को और भड़का रहा है। नाहक बेचारी ताबिंदा पिट रही है। उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है बदखाहों ने। उसका भाई शक्की मिजाज उससे बढ़कर उसकी बीवी है जो खुद अपने माँ बाप के घर से भाग कर आई है। ये लोग उसके हिस्से की हर शय पर काबिज होना चाहते हैं ताकि ताबिंदा कभी भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। असद अपने मामों के घर चला गया जहां ये बातें पहले ही पहुंच चुकी थी। उसके मामों ने उसे रखने से इनकार कर दिया। वो बेचारा घर का रहा न घाट का। एक रोज मैं बहन के घर जाने के लिए बस अड्डे पर सवारी तलाश कर रही थी। असद ने मुझे देख लिया। वो सामने होटल पर बैठा खाना खा रहा था। मुझे देखकर बाहर आया और पूछने लगा क्या आपको सवारी चाहिए? यहीं रुकिए, मैं कोई तांगा लाता हूं। इस पर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा, खाला कोई बात नहीं, आप कभी मेरे घर ना जाना। इस तरह आपकी खुशियां बच सकती हैं कि मैं मुल्क से ही चला जाऊं तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर किसी को नजर ना आऊंगा। लेकिन बदनसीबी भी पीछे पड़ जाए तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। जिस लारी से मैं स्टॉप पर उतरी थी उसका ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही मेरे मियां के वाकिफ और एक गांव के रहने वाले थे। उन्होंने गांव में जाकर कह दिया शाहजे की बीवी असद से मिलने बस अड्डे गई थी। हालांकि असद तो इत्तेफाक से मिल गया था। इस बात पर जहां मेरे शौहर ने मुझे जदोकूब किया, वहां फराज भाई ने भी जीना हराम कर डाला और चंद दोस्तों के साथ जाकर असद से हाथापाई की कि वो गरीब मरते मरते बचा। इन हालात ने मेरे दिल में बगावत को इस कदर जन्म दिया कि जी चाहता था कि अब खुलम खुला मिलूं उससे और वो सब कर दिखाऊंगी जिसके बारे में सोचना भी गुनाह समझती थी। हालांकि मेरे दिल में कभी उसके लिए बुरा ख्याल ना आया था और ना उसने मुझे बुरी नजर से देखा था। सोफिया बाजी उन हालात से परेशान हुई जाती थी। मुझसे उनकी हालत देखी ना जाती। आखिर मैंने यह फैसला किया कि बुज़दिली का तौक गिले से उतार दूंगी और निडर बनकर हालात का मुकाबला करूंगी। खुद जाकर असद को घर लाऊंगी और मां बेटे को मिला दूंगी। जो शराफत में दरबादर हो रहा था कि फराज भाई पुलिस वाले थे और वो सब की ऐसी की तीसी कर सकते थे। अब देखूंगी कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जो बिगाड़ना था ये लोग बिगाड़ चुके।